मान लीजिए पढ़ाई नहीं देता, ये भगवान ने जो सृष्टि रची है इसमें पढ़ाई नहीं होती। गांव में बड़े बुजुर्गों से भी कोई दोस्ती वोस्ती है आपकी, जो गांव में बैठ के चिलम विलम पीते हैं, उनसे राम रमी करने की? हाँ, तो वो लालचंद वाली स्टोरी में प्रिंस के बच्चों को भी कई बार सुना चुका हूँ, और फाइनली बहुत अच्छी रैंक के साथ आईएएस बना है। तो दिल्ली में, नोएडा में भी देसी खाना ही खाते थे क्या? पिज्जा बर्गर खाते थे या दही छाछ राबड़ी रोटी खाते थे? छोटा भाई है, उसकी सैमसंग में जॉब लग गई थी, तो बाद में जैसे ही मैंने वो न्यूज़ सुनी, फिर बाद में मेरा ऐसे हो गया कि अब अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा छोटा वाला निकाल देगा। यस सर। देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती जा रही हैं। 2 BHK फ्लैट ले रखा था, तो मैंने एक रूम पूरा ही अलग कर लिया खुद के लिए बुक, हाँ, साइड में कि इसमें किसी को आना अलाउड नहीं है, मैं ही आऊँगा, बस बाहर आऊँगा, तो अंदर नहीं आना किसी को। 35 साल घर से दूर, यस, और वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रिंस में जब मेरा पहला दिन था, उसी दिन सर फर्स्ट मेरिट आई थी राजस्थान में। पार्टी इतनी ऐसे वेल एग्जीक्यूटेड रही कि सर को पता भी नहीं चला कि हमने पार्टी भी कर ली और सर वापस भी चले गए। नमस्कार, सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकने थमने का नाम ही नहीं दे रहा। आज हमारे साथ हैं अजीत सर, सरदार शहर चूरू के रामलाल प्रजापति। रामलाल आज कई साल बाद में मिला है, और जब पहले रामलाल मिला था तो 53 kg का स्लिम सा दुबला पतला हल्के शरीर वाला बच्चा था, और जब यहाँ से पास आउट हुआ था तो आईआईटी खड़गपुर के लिए रवाना हुआ था, और आज एक बड़ी सक्सेस लेकर रामलाल प्रजापति प्रिंस में वापस से आया है। और वो बड़ी सक्सेस है यूपीएससी ईएसई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आईईएस में ऑल इंडिया लेवल पे 47 रैंक हासिल करके। तो रामलाल, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा कि रामलाल ने प्रिंस स्कूल से सबसे पहले कक्षा 10वीं पास की, उसके बाद में 11वीं 12वीं फाउंडेशन कोर्स पीसीपी प्रिंस स्कूल से किया, टारगेट आईआईटी का कोर्स किया, और उसके साथ ही आईआईटी खड़गपुर की विजिट की। मैं पुराने संस्मरण भी रामलाल से डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि रामलाल स्वयं ही अपने परिवार के बारे में बताए, क्योंकि परिवार के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चूरू जिले के रिमोट क्षेत्र के एक छोटे से गांव के बच्चे भी अकेले नहीं, सारे भाई बहन किस तरह सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। तो रामलाल, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताएं। सर, मेरे पापा एक मेसन हैं और साथ में खेती भी करते हैं जब खेती का टाइम होता है तब, और मेरी मम्मी भी होम मेकर है और वो खेती भी करती है, पापा के साथ में हेल्प भी करती है उनकी जी। और मेरा बड़ा भाई है, वो सीएमए किया हुआ है और सीए की प्रिपरेशन कर रहा है। मेरी बड़ी बहन है, वो प्रिंस से ही पढ़ी हुई है 11th और 12th में, और एनआईटी कुरुक्षेत्र से उसने अपना आईटी में बीटेक कंप्लीट करके और अभी एक रिनोड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। उसके बाद 3rd नंबर पे मैं हूँ, और मैंने प्रिंस में 10th 11th और 12th के साथ साथ टारगेट भी किया था, और आईआईटी खड़गपुर में मुझे सिविल इंजीनियरिंग दाखिला मिला था। यस सर। और मेरा छोटा भाई है सर लालचंद प्रजापति, वो भी प्रिंस से पढ़ा हुआ है, उसने 11th 12th और टारगेट प्रिंस से किया था, और वो टारगेट करके बाद में आईआईटी बीएचयू से उसने सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कंप्लीट किया, और सैमसंग नोएडा में सर अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है सर। आप सुन सकते हैं, रिमोट क्षेत्र के एक छोटे से गांव के बच्चे, एक मेसन कारीगर के बच्चे जो कारीगरी और खेती दोनों का काम करते हैं, उनके 4 बच्चे हैं, और चारों ही एक क्लास की सक्सेस स्टोरीज बना चुके हैं, अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उन 4 में से 3 बच्चों की पढ़ाई प्रिंस से हुई है, उसके भी कई वाक़ये हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले रामलाल ये बताएं कि गांव के माहौल में अक्सर बच्चे बाहर जाने की नहीं सोचते हैं, सक्सेस की तरफ भी इच्छा रहती है लेकिन इतना डिटर्मिनेशन नहीं रहता है। तो आप छोटे से गांव से सभी भाई बहन सीकर की तरफ कैसे पहुंचे? सर, मेरे पापा जो थे उनको हमेशा से पढ़ाने का इतना शौक़ था, उनको खुद को पढ़ने का शौक़ था, लेकिन जब वो पढ़ने की उम्र में थे तो उनका फाइनेंशियली स्टेटस इतना सही नहीं था, तो उनको एक कह सकते हैं कि मजबूरी में उनको काम करना शुरू करना पड़ा। पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें नहीं करने दूंगा, और तुम्हें जो काम है वो एक अच्छा काम, अच्छी जो पोस्ट है जॉब का है वो करनी है। पिताजी ने अभाव देखे तो ये डिसाइड किया कि मेरे बच्चे पढ़ाई में किसी तरह का अभाव नहीं देखे। पापा ने सर कभी भी लड़का और लड़की में से भेदभाव नहीं किया, वो हमेशा बोलते थे कि मेरी बेटी है तो वो भी
समान शिक्षा प्राप्त करेगी उनके साथ में। तो सर उनको बाद में 11th में भेजा और NIT कुरुक्षेत्र में उसने बीटेक किया। बीटेक करके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी सर वो जी। उसके बाद सर मेरी बहन थी, तो बाद में हमें भी ऐसा थोड़ा एक्सपोजर मिल गया कि आपको प्रिंस में ही भेजेंगे। बहन 12th में पढ़ी तो बहन को इतना पता हो गया था कि नॉन फाउंडेशन के साथ करके थोड़ा मुश्किल होगा, तो मुझे 11th से ही फाउंडेशन में डालने की सोच ली सर उन्होंने। छोटा भाई था सर, वो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था, तो उसका ऐसे था कि हाँ, तो वो लालचंद वाली स्टोरी में प्रिंस के बच्चों को भी कई बार सुना चुका हूँ। रामलाल का छोटा भाई लालचंद प्रजापत, जिसने 11वीं 12वीं प्रिंस स्कूल से बिना फाउंडेशन के की और 1 साल PCP में टारगेट कोर्स किया, उसकी भी एक बड़ी मोटिवेशनल मार्क्स की स्टोरी है, वो आप दर्शकों के साथ शेयर करें। जी सर, वो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर था, ऐसा घर वाले मानते थे, तो उसको 11th में फाउंडेशन कोर्स नहीं दिलवाया था। मेरे को सुनने में आया कि उसके 10th में मार्क्स भी कम थे और एक सब्जेक्ट में ग्रेस भी लगा था 10th में। ये सर, इंग्लिश में थोड़ा वीक था और उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी। जी जी। तो उसको इंग्लिश में 2 नंबर का ग्रेस लगा था सर। और बाद में लेकिन सर ऐसे था कि थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट था और मैथ में अच्छे मार्क्स आए थे, 100 में से 100 आए थे, वो भी गाँव में पढ़ गए। जी जी। तो बाद में ऐसे हुआ कि भाई ये पढ़ने में तो होशियार है, बस कुछ थोड़ी सी वीकनेस है, तो अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अच्छा करेगा। तो सर बाद में 11th में भी मेरे साथ ही वो, हम दोनों साथ में पढ़े हमेशा। आप 11th में फाउंडेशन में थे, वो स्कूलिंग में था? यस सर, वो नॉन फाउंडेशन में था सर। लेकिन उसको सर हमेशा से ही ऐसे था कि मुझे फाउंडेशन में ये जो सीट्स वगैरह ये सोल्व करने में, उसको लाइक मैथ की प्रॉब्लम करने में बहुत अच्छा लगता था, मैथ केमिस्ट्री जी। तो वो सर बाद में जो मेरी सीट्स होती थी उनको भी सोल्व करते रहता था ऐसे नॉन क्लास। देख देख के मोटिवेट हो गया, एक के फाउंडेशन का बेनिफिट दूसरे ने ले लिया। यस सर। और फिर रामलाल बच्चा जो परिवार के में पढ़ाई में मध्यम माना जाता था, वो भी IIT BHU तक पहुंच गया सर। ये बातें हुई प्रिंस से संबंधित, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुख्य सक्सेस स्टोरी पे आया जाए। रामलाल ने IIT खड़गपुर से बीटेक करने के बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES, जिसको ऑफिशियली UPSC ESE कहा जाता है, उसके लिए तैयारी शुरू की और फाइनली बहुत अच्छी रैंक के साथ IES बना। IES आज के दिन इंजीनियरिंग की सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से एक मानी जाती है। तो रामलाल, आप बताएं थोड़ी सफलता की जर्नी IIT से IES की तरफ। सर मेरा इंटरेस्ट हमेशा से सिविल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट था, तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में ही था कि मुझे कुछ जो करना आगे मैं काम करूं या फिर जो भी मैं आगे जॉब करूं, तो मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ मेरा काम रहे। और उसके साथ आपके ब्रांच में आपकी रुचि थी? यस सर, सिविल इंजीनियरिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोर का ब्रांच था। बाद में सर ऐसे था कि प्राइवेट में भी नहीं जाना था, पर मुझे ऐसे था कि कुछ एक जो टॉप की जो सर्विस रहती है उसमें सर मुझे बेस्ट ऑप्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज ही लगा। और बाद में मैंने बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बैठते हैं IES में। यस सर। और गिनी चुनी सीटें, आजकल तो सीटें बहुत कम हो गई हैं। यस सर। तो जब तैयारी शुरू की थी तो लगा नहीं कि लाखों में से सैकड़ों में आना है, यस सर, या अंडर 100 आना है, तब पार पड़ेगी, नहीं तो बाहर है। यस सर जी। तो किस तरह इस चीज का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि लाखों में से अंडर 100 आ जाएंगे? सर मेरा ये था कि मैंने कॉलेज के साथ एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। कॉलेज के साथ मेरे लगभग 1 महीने ही मेरी प्रिपरेशन हुई थी, फिर भी मेरे वहाँ पे लगभग जो 500 मार्क्स का होता है, दो पेपर होते हैं 200 और 300 के, उन दोनों में मिला के मुझे लगभग 120 मार्क्स दोनों में मिल रहे थे। जी। तो मेरा ये था कि मैं अगर 1 महीने पढ़ के अगर मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ, तो मैं अगर 1 साल अगर प्रिपरेशन अच्छे तरीके से फुल फ्लेश तैयारी करूँ। यस सर, अगर पूरा फोकस होकर तैयारी करूँगा तो मेरा हो सकता है। फिर सर ऐसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि सर कि IIT से करा हुआ है सर, IIT का एग्ज़ाम क्रैक करा हुआ है, तो जो इंडिया का जो टॉप 3 एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है वो अगर क्रैक किया हुआ है तो मैं सर ये भी कर ही सकता हूँ। यस सर। और सर एक ये भी था कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज रहते हैं उनमें काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो 40 to 60% जो लोग रहते हैं वो IIT से ही रहते हैं जी। तो सर वो भी एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर सकते हैं ऐसे। और सर एक मेरे दोस्त थे, उनकी बहन थी सर, वहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है। वो आज CPWD में है, वो काम कर रही है वहाँ पे। तो वो एक बार ऐसे मिलने आई, तो मुझे 3rd ईयर में ऐसे कन्फ्यूजन था कि मैं करूँ क्या आगे। तब सर वो उनको देखा, उनसे बात करी, तो उनसे पूरा सुना कि हाँ भाई कैसे क्या रहता है। तो सर मेरा बाद में ऐसे इंटरेस्ट आने लग गया कि मुझे करना तो यही है। फिर सर थोड़ा सा एक स्टेज ऐसा था कि थोड़ा सा फाइनेंशियली तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा
प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी कॉलेज के साथ से, ऐसे था कि प्लेसमेंट लेना है जी, थोड़ा सा strong नौकरी होना की था। जल्दी थी, सैलरी की जल्दी थी। यस सर जी, तो सर मैं कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठा था, 2-3 इंटरव्यू भी दिए थे मैंने, लेकिन बाद में ही थोड़े दिनों बाद में ही जो मेरा छोटा भाई है उसकी सैमसंग में जॉब लग गई थी। तो बाद में जैसे ही मैंने वो न्यूज़ सुनी, फिर बाद में मेरा ऐसे हो गया कि अब अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा छोटा बड़ा निकाल देगा। यस सर देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती जा रही हैं। पहले सोमराज बिश्नोई का आईईएस बनने पर इंटरव्यू सुना, जिसमें आपने सुना होगा कि छोटा भाई एयरफोर्स में लगा प्रिंस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से, और छोटे भाई ने एयरफोर्स की सैलरी से सोमराज की रहने खाने के खर्चे को अफोर्ड किया। और इधर दूसरा एग्जाम्पल आ चुका है, लालचंद प्रजापत, छोटा भाई जो रामलाल का है, आईआईटी बीएचयू से पास आउट है, उसने प्लेसमेंट ले लिया तो रामलाल फ्री हैंड हो गया कि ठीक है अब सैलरी इसकी आने लग जाएगी और मैं आईईएस के लिए फुल फ्लेज्ड तैयारी कर सकता हूँ। यस सर अभी अपन कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही थी कि दोनों राधा और लालचंद दोनों नोएडा में कंपनी में लगे हुए हैं। यस सर आपने कहा कि मैं वहाँ से उनके साथ रहता था और तैयारी आईईएस की करता था और दिल्ली कोचिंग लेने के लिए नोएडा से आता था, 1 घंटे की जर्नी होती थी। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो तो नौकरी में थे, यस सर प्रोफेशनल थे, यस सर उनके बीच में एक स्टूडेंट बनकर रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि साइकोलॉजी को सेट करना मुश्किल है। लेकिन उस टाइम रामलाल ने मेरे को बताया कि वो अलग कमरे में रहते थे और मैं अलग कमरे में लगातार पढ़ाई करता था, और मेरे रूम में उनको आने नहीं देता था, आने की परमिशन नहीं थी, इस तरीके से तैयारी की जाती थी। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। सर वो लोग जॉब करते थे दोनों नोएडा में ही, उनकी कंपनी लोकेटेड थी। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक अलग अलग रहेंगे तो सर एक थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। तो मम्मी भी काफ़ी सालों से अकेली घर पे रहती थी। वैसे हम लोग जो अलग अलग कॉलेज में थे, भाई जयपुर तैयारी करता था, तो हम पापा है वो गुजरात में काम करते थे, तो मम्मी अकेली रहती थी। तो ऐसे बोल दिया कि मम्मी आप हमारे साथ रह लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा करते। तो फिर बाद में हम चारों, मैं, मम्मी, बड़ी बहन और छोटा भाई, चारों हम एक साथ रहने लग गए। फिर वो दोनों कंपनी में काम करते थे। मेरा ऐसे था कि दिल्ली में कोचिंग होती थी, तो मैं दिल्ली अप डाउन करता था मेट्रो से, नोएडा सेक्टर 62 में रहता था, तो नोएडा से दिल्ली रोजाना अप डाउन करता था, लगभग 1 घंटे की जर्नी होती थी। तो सर मेरा ऐसा था कि मैं मेट्रो के अंदर भी जैसे नोट्स रिवाइज करने होते हैं तो वो मैं वहाँ करता रहता था। फिर ऐसे होता है कि जब मैं घर आता तो वो भी मतलब कि ऑफिस से आते घर आते थोड़ा बहुत नॉर्मल ऐसे बातें कर लेते। ऑफिस से घर आते तो मतलब मेंटली फ्री होते थे। यस सर। और आप कोचिंग से घर आते तो आपके सामने पढ़ाई का जो आगे का शेड्यूल है उसका लोड होता था। यस सर। साइकोलॉजी दोनों तरफ अलग अलग होती थी। यस सर जी। तो सर ऐसे रहता कि मैंने 2 BHK फ्लैट ले रखा था, तो मैंने एक रूम पूरा ही अलग कर लिया खुद के लिए बुक हाँ साइड में, कि इसमें किसी को आना अलाउड नहीं है, मैं ही आऊँगा, बस बाहर आऊँगा तो अंदर नहीं आना किसी को। तो थोड़ा बहुत ऐसे बात करने आते थे, लेकिन मैं उनको ऐसे करते कि बाहर चलो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर देता था। जी। तो वो आते भी नहीं थे बाद में, और उनको भी पता था कि हाँ करना है तो अगर फोकस रह के करेगा तो कर लेगा। तो ऐसे परेशान करते नहीं थे ज़्यादा, हमेशा से मेरे फैमिली हमेशा से मेरे सपोर्टिंग रही है। मेरी बहन, फिर भी आपकी बाउंड्री लाइन थी कि हाँ अंदर रूम में आके डिस्टर्ब नहीं करने का। यस सर। ये स्थिति तब की है जब एक स्टूडेंट आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर चुका होता है, साथ के भाई बहन हैं वो प्लेसमेंट पा चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को एकाग्र करना, पढ़ाई में लगन रखना भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर भीड़ से अलग करना है तो अपनी कार्यशैली भी भीड़ से अलग होना जरूरी है, जिसके माध्यम से रामलाल ने ये सफलता हासिल की। वापस आते हैं अजीत सर। यस सर। दिल्ली से वापस चलते हैं अजीत सर, चूरू सरदार सर। अजीत सर की कुछ खास बातें जो आपको आज भी अक्सर याद आती हैं, ऐसी बताएं। सर एक तो सर हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक तो सर खाना है वो तो सर अलग तो ही दिल्ली में नोएडा में भी देसी खाना ही खाते थे क्या? सर वहाँ पे देसी नहीं होता था तो पिज्जा बर्गर खाते थे या दही छाछ राबड़ी रोटी खाते थे? सर वो जो गांव का खाना है वो सर वहाँ पे तो मिलता नहीं था जी, तो मिस करते थे। हाँ सर। तो खाना एक तो जो सबसे रहता था खाने का जी। एक सर वो जो शहर का जो इन्वायरमेंट रहता है वो जो गांव में अक्सर मिल जाता है कि भाई यहाँ के लोग हेल्पिंग होते हैं, वो सर गांव में एक होता है, वो अक्सर शहर में नहीं मिलता है। शहर में नहीं मिलता। एक सर आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सर दिल्ली में खास कर जो पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है जी, तो वो नहीं है गांव में। तो गांव की जब आप गांव आते हो तो कितना एंजॉय करते हो? दिल्ली और नोएडा को कितना मिस करते हो गांव में? सर गांव तो सर बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। जब गांव जाता हूँ तो एकदम पूरा मस्त है, कोई नो टेंशन बिल्कुल नहीं होती।
गांव में बड़े बुजुर्गों से भी कोई दोस्ती वोस्ती है आपकी, जो गांव में बैठ के चिलम विलम पीते हैं, उनसे राम रमी करने की, बतलावन करने की, शाम को उनके साथ गपशप करने की भी कोई कंपनी है आपकी गांव में? नहीं नहीं सर, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है सर, उनसे बस राम राम करने राम वाले रमी हैं। करके हाँ, जी जी बस इतना ही है सम्मानजनक दूरी रखते हो। ये सर, जी जी इतना ही बहुत बढ़िया। तो अपन डिस्कस कर रहे थे, पापा जी मेसन है, गुजरात लंबे समय रहे, अब भी गुजराती हैं पापा जी? हाँ सर, पापा अभी भी गुजरात रहते हैं जी। लगभग उनको 35 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए। 35 साल घर से दूर, Yes, और वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो मैं अक्सर कहता हूँ कि आज के दिन भी अभिभावक अपनी जिम्मेदारियां इतनी बखूबी से निभा रहे हैं कि घर से सालों साल दूर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब बारी बच्चों की आती है कि उनके प्रयास के लिए वो कितनी संवेदनशीलता के साथ स्टूडेंट अपने प्रयास करते हैं। तो फिर से सवाल करते हैं अजीत सर पर। अजीत सर में और कोई ऐसी चीजें जो आपके लिए मोटिवेशनल रही हो, आज भी याद आ रही हो? सर मेरे एक अंकल है सर, जो फौज में अपनी सर्विस दे चुके हैं, लगभग 17 साल की सर्विस दी उन्होंने। फौज में जाने से पहले हमारे टीचर भी रह चुके हैं। तो वो जब भी स्कूल में जाते पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाते, बाद में वो हमारे एकदम ऐसे पास में रहते थे, घर में भी हैं, तो वो आते फिर कि शाम को आके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। फिर जब उनका हम भी ऐसे अच्छी तरीके से करते हुए 12th में किया, बाद में IIT गए, अच्छी राह चल रही थी। अच्छी राह चल रही थी। तो बाद में सर वो जब कॉलेज हम पास आउट हुए और जब मैं तैयारी करने लगा, तो बाद में मुझे एक दिन फ़ोन करके बोलते हैं कि अब हमारा तो हो गया, सर्विस लगभग ख़त्म होने वाली है अब तो, और अब जो करना है अब तुम्हें करना है। जी, हमारा टेन्योर पूरा होता है। यस सर, और कि अब जो है आपको ही हमें संभालना है अब। जी जी। तो मैं कहा हाँ संभालेंगे ज़रूर। आज जब फौजी साहब ने बच्चों को इतना संभाला है तो निश्चित रूप से बच्चे भी उनको आगे जाकर संभालेंगे। तो फिर अजीत सर की यादों के बाद वापस आते हैं प्रिंस की यादों पे। यस सर। तो प्रिंस के हॉस्टल लाइफ में आपने 4 साल अपना जीवन, प्रीसियस जीवन जिया है। यस सर। तो कुछ सबसे स्पेशल चीजें जो आज भी आपको याद आती हो, सर कोई मैं वाकया बताएं। सर यहाँ पे तो ऐसे वाक्य हैं कि अनगिनत वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य हैं यहाँ पे। बताएं तो इंटरव्यू को लंबा चलाना पड़े। यस सर। जी। लेकिन मैं सर कुछ 4-5 है जो ऐसे काफ़ी अच्छे खासे वाक्य हैं वो बताना चाहूँगा सर। जैसे पहले दिन मेरा प्रिंस में जब मेरा पहला दिन था, हाँ। उसी दिन सर फर्स्ट मेरिट आई थी राजस्थान में। जी, पहली एंट्री के दिन ही फर्स्ट मेरिट। यस सर। तो आपके पैर तो बड़े सौभाग्यशाली रहे प्रिंस के लिए। यस सर। जी, बहुत बढ़िया। और 15-20 जनों का ग्रुप बनाया और हमने एक हॉस्टल था, उसमें हम सब लोग एक साथ रहने लग गए। जी जी, और उन दोस्तों के साथ आज भी हमेशा कॉन्टैक्ट सबसे कनेक्टिविटी है, क्योंकि स्कूल की दोस्ती होती है वो रियल इंटीमेसी की दोस्ती होती है, नॉन स्पाइसी, एकदम प्योर होती है, और वो दोस्ती जिंदगी भर बनी रहती है। तो ये वाकया आपने बताया हॉस्टल का, जिसमें एक दूसरे को सब कोऑपरेट करके सारे बच्चे, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सब वो बच्चे अच्छी जगह कैरियर में आज के दिन सेटल्ड हैं। चलो ये बातें हुई पढ़ाई की। तो कुछ हॉस्टल में बच्चों की शरारतें भी होती, कई बार पकड़ में आ जाती हैं, कई बार नहीं पकड़ में आती। तो कोई शरारतें, तो आज के दिन तो आप वेल सेटल्ड हो गए, कोई शरारत भी शेयर करें जो आपकी कभी पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई। सर पकड़ में तो आई मुझे याद नहीं है, लेकिन नहीं पकड़ में आई एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था, हॉस्टल का ही था। तो हम एग्ज़ाम के टाइम की बात थी, तो ऐसे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए हम ऐसे हो गए कि थोड़ा सा छोटी सी पार्टी करते हैं, ऐसे हो गया। तो हम लोग ऐसे कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे थे और नमकीन भी लेके आ रखे थे, तो उसको खा रहे थे। तो एकदम से सर आगे बोलते कि और क्या कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन सर वो पार्टी इतनी ऐसे वेल एग्जीक्यूटेड रही कि सर को पता भी नहीं चला कि हमने पार्टी भी कर ली और सर वापस भी चले गए। फिर बाद में हमें ऐसे लगा कि इसका मतलब सर आए और आपने पार्टी का जो सिस्टम उसको कहीं ना कहीं बैकड्रॉप की साइड में कर दिया। तो आपने ये माना होगा कि आज तो जीत गए, किसी को पता नहीं चला। किसी को पता नहीं चला सर। बहुत अच्छा, ये बातें थी प्रिंस की, जिसमें बच्चों का इतना अच्छा सर्किल था। आज के दिन नीट और जेई के जब अपन इंटरव्यूज करते हैं तब कहते हैं कि 20 बच्चों का ग्रुप सिलेक्ट हुआ, 10 बच्चों का ग्रुप सिलेक्ट हुआ। लेकिन मैं बता सकता हूं कि आपके समय भी बच्चों का जो ग्रुप था, लगभग सारा ग्रुप वेल सेटल्ड आज के दिन है। तो ये सारे डिस्कशन चल रहे थे रामलाल प्रजापत के साथ। अजीत सर, सरदार सर, चूरू, एक छोटा सा गाँव से निकले हुए बच्चे, 4 भाई बहन, 3 भाई 1 बहन, और चारों ही कैरियर में एक्सीलेंट राह पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन कितना बड़ा हथियार होता जा रहा है। जो हम अक्सर बच्चों को कहता हूं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड।
तो ये देखिए, इस हथियार को माध्यम बनाकर छोटे से गांव के बच्चे देश के टॉप लेवल्स तक पहुंच रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित मैं रामलाल आपसे कर लेता हूं। मान लीजिए पढ़ाई नहीं देता, ये भगवान ने जो सृष्टि रची है इसमें पढ़ाई नहीं होती, और आप अजीत सर में पैदा होते हैं, है ना, तो आज के दिन किस जगह होते? सर आज के दिन अगर पढ़ाई नहीं होती तो मैं सर एक जो है पापा वाला जो प्रोफेशन रहेगा मैं उसी में मैसन कारीगरी में आप लगे रहते हैं। यस सर। तो निश्चित रूप से ये प्रमाण है, क्योंकि अगर पढ़ाई थी तो गांव से शहर निकले, शहर से मेट्रो सिटीज की तरफ निकले और एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल करते गए। लेकिन आप देखिए अचीवमेंट्स बताने में शॉर्ट है, इसके लिए इन्होंने सालों साल संघर्ष किया है। आईआईटी से ग्रेजुएशन करके एक कॉरपोरेट कल्चर के सिटी में रहकर भी अपना रूम बंद करके बराबर पढ़ाई करना और साथ में रह रहे भाई बहन से भी पढ़ाई के वक्त दूरी रखना, ऐसा डेडिकेशन जब होता है तब बड़े लेवल की एग्जाम्स क्रैक होती हैं। तो रामलाल, मैं चाहूँगा लास्ट मैसेज आप गांव के बच्चों के लिए दे। गांव से आप निकले हो, एजुकेशन को हथियार बना के आप यहाँ तक पहुँचे हो, गांव के बच्चों के लिए कोई स्पेशल मैसेज आप बताएं। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका ड्रीम रहेगा उसको आप फॉलो करो। आप ये मत सोचो कि मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो अगर ये सोचते रहोगे कि मुझे ये ऑप्शन है, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये मत सोचो। आप बस ये सोचो कि मुझे ये करना है तो बस यही करना है, और ऑप्शन बाद में देखो। आप अगर एक बार आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे चूज़ करने के लिए। लेकिन पहले ही अगर आप ऑप्शन देखने लग जाओगे तो आपके पास कोई ऑप्शन रहने के बहुत कम चांस होते हैं। सभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करो, और अगर मेहनत करते रहोगे और अच्छे से डेडिकेशन के साथ अगर करते रहोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी सर। बहुत अच्छी बात रामलाल आपने बच्चों के लिए बताई। तो ये थे रामलाल प्रजापत। रामलाल ही नहीं, रामलाल का पूरा परिवार, सभी भाई बहन एक्सीलेंसी की राह पर चल रहे हैं और छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए मैं फाइनली सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आज के इस युग में, कॉम्पिटिटिव दौर में अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो एडुकेशन से एडहेरेंट, टच, चिपका हुआ रहना होगा। चाहे बच्चा कहीं पे भी पढ़े, गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, किसी भी संस्था से पढ़े, लेकिन पढ़ाई को अगर हथियार बनाओगे तो आगे जाके गांव से ऊपर की दुनिया को देख पाओगे, समाज के लिए कुछ नया कर पाओगे। थैंक यू, नमस्कार।